Please give me a thumbs up if my voice is okay. Check, check, check. Wave Beats Music. Wave Beats Music. All right, once again, can you please give me a thumbs up if the voice is okay? Okay. Just in case कोई audio issue है, आपको थोड़ी सी कम सुनाई दे रही है आवाज, you can always raise up the volume of your system. All right, so हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है रेडियो एक्टिविटी. Radioactivity deals with the nuclei of atoms. Atoms are all around me. मेरे आसपास जो भी चीजें हैं उसमें बेसिकली एटम्स हैं. ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि हर चीज एटम्स की बनी है, एंड एटम्स आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मटेरियल व्हिच इज अराउंड मी. और एटम के अंदर भी एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जो कि होता है पॉजिटिव. न्यूक्लियस के अंदर वैसे दो तरह की चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. लेकिन न्यूक्लियस पॉजिटिव सिर्फ उनमें से प्रोटॉन्स की वजह से होता है, बिकॉज अ प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड अ न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रली चार्ज्ड पार्टिकल. बेसिकली न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, वो चार्ज्ड नहीं है. हम्म? और ये जो एटम होता है इसके अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं. सो वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाइड इन द वर्ल्ड. तो हमने ऑलरेडी कुछ 1500-1600 न्यूक्लियाइड डिस्कवर कर लिए. वैसे एलिमेंट्स 118 है मेरे पास. अगर मैं पीरियोडिक टेबल में देखूं, सो आई हैव हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एंड लाइक दिस मेरे पास 118 एलिमेंट्स हैं. लेकिन इनमें से जो न्यूक्लियाइड्स हैं, न्यूक्लियाइड्स बहुत ज्यादा हैं. 1500-1600 मेरे पास न्यूक्लियाइड्स हैं. और ऑलमोस्ट ये सारे जो न्यूक्लियाइड्स हैं, दीज आर अनस्टेबल इन नेचर. वेरी फ्यू ऑफ देम, 200-250 कुछ न्यूक्लियाइड्स हैं विच आर स्टेबल. मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, बाकी सारे जो न्यूक्लिया है हम उनको अनस्टेबल बोल रहे हैं. इनका मतलब क्या है, वो अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. मतलब कि जैसे यूरेनियम बना, द मोमेंट यूरेनियम इज फॉर्म्ड, वो स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी. इसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि हम 2-3 दिनों के बाद क्लास कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा माहौल बना रहा हूं. सो रेडियो एक्टिव is the spontaneous disintegration of the unstable bigger nuclei to form a smaller stable nucleus. This is what we call as radioactivity. और रेडियो एक्टिविटी 2-3 तरीके से हो सकती है. रेडियो एक्टिविटी में या तो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल निकल सकता है, या फिर बीटा पार्टिकल निकल सकता है, या फिर गामा रे निकल सकती है. और जो बीटा पार्टिकल भी होता है, आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे बीटा पार्टिकल को. जो बीटा पार्टिकल भी होता है वो या तो पॉजिटिव बीटा हो सकता है या फिर नेगेटिव बीटा हो सकता है. पॉजिटिव बीटा इज if we have a beta particle with a positive charge, और इसका मास हमेशा जीरो होता है.
इसको हम कभी कभी पॉजिट्रॉन भी बोल देते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड positron. And a negative beta particle has a -1 charge with 0 mass. इसको हम कभी कभी सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं. तो या तो ये दो पार्टिकल्स निकल सकते हैं रेडियो एक्टिविटी में, या फिर एक गामा रे निकल सकती है. गामा इज अ ग्रीक सिंबल where 0 is the atomic number and 0 is the mass number. बेसिकली ये हुआ क्या, साफ साफ एनर्जी निकल जाती है. और ये जो गामा रे है, दिस इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री विद द अल्फा एमिशन और बीटा एमिशन. जब तुम्हारा अल्फा पार्टिकल निकलता है 2,4, तो पहले तो अल्फा पार्टिकल निकलता है, उसके बाद एक गामा रे निकलती है. या फिर जब बीटा पार्टिकल निकलता है उसके बाद एक गामा रे निकलती है. या फिर जब एक पॉजिट्रॉन निकलता है उसके बाद एक गामा रे निकलती है. तो अभी रेडियो एक्टिविटी की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं. दिस इज द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन of an unstable nuclei to form a stable nucleus supported with the emission of alpha or beta particle followed by emission of gamma rays. Okay, just keep this in mind. This is or. ये दोनों कभी साथ में नहीं निकलेंगे. ऐसा नहीं होगा कि अल्फा पार्टिकल भी निकल गया और बीटा पार्टिकल भी निकल गया. सो इट्स ऑलवेज अल्फा पार्टिकल or beta particle, and then after alpha particle we have a gamma ray, or after beta particle we have a gamma ray. So gamma ray is always followed after alpha particle or beta particle. Yes, and this beta can be of two types. We can have beta positive or we can have beta negative. अब मान लो कोई भी मेरे पास रेडियो एक्टिव एटम है X and the atomic number is Z and the mass number is A. Now let's say there is an alpha emission 2, 4. अब X तो खत्म ही हो गया क्योंकि न्यूक्लियाई चेंज हो गया. न्यूक्लियाई चेंज हो गया मतलब एक नई चीज बनेगी. और इसमें जो एटॉमिक नंबर होगा, दिस विल बी Z-2 and A-4. दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन. और इसके साथ निकलती है बहुत ज्यादा एनर्जी. ये शुरू में हमको समझ नहीं आई कि एनर्जी कहां से आ रही है. बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, लेकिन बाद में हमने देखा कि जो पहले टोटल मास था और जो बाद में टोटल मास था, दोनों में कुछ डिफरेंस था. पहले टोटल मास थोड़ा सा ज्यादा था, बाद में टोटल मास थोड़ा सा कम था. मतलब देयर वाज सम मास डिफेक्ट, और उस मास डिफेक्ट की वजह से ये एनर्जी बन रही थी विद द फॉर्मूला Q is equal to delta mc square, where c is the speed of light. और ये जो एनर्जी निकल रही थी, this energy was either going to this atom or this energy was getting transformed in the form of kinetic energy of alpha particle. Q दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, या तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई अल्फा पार्टिकल को, या फिर Y को थोड़ी सी एनर्जी मिल गई. फिर हमने थोड़े बहुत फॉर्मूला लगा के देखे कि एनर्जी किस रेशियो में मिलेगी. सो एनर्जी के मिलने की रेशियो क्या थी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी इनटू मास ऑफ दिस गाय Y divided by mass of Y plus mass of alpha particle. ठीक है जी. This was the kinetic energy of alpha particle, and then we also saw kinetic energy of Y was equal to total energy which is released multiplied by mass of alpha particle divided by mass of alpha particle plus Y. This is what we have done so far. इस तरह से अल्फा पार्टिकल एमिशन हो सकता है. Now just imagine अल्फा पार्टिकल एमिशन तो हो गया. अब मान लो कि एक बीटा पार्टिकल एमिशन हो रहा है. So we have XZA, और यहां से एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है. पहले एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराते हैं, -1, 0. So if a negative beta particle is getting emitted,
तो जो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एटम बचेगा, इसका एटॉमिक नंबर वुड बी Z+1 and this would be A as it is. And the most classic example is, let's say, carbon. तो कार्बन कभी कभी नाइट्रोजन बन जाता है। यहां पे बीटा पार्टिकल एक रिलीज होगा, दिस विल बी -1 0. कार्बन इज 6 7. The 14 one is stable because ratio of neutron to proton is 1. 7 neutrons, 7 protons. This guy is stable, but this guy was not stable because 8:6 is not equal to 1. So unstable, stable. बीटा पार्टिकल उसने रिलीज किया और इसने स्टेबिलिटी को गेन कर लिया। और इस पूरी रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी निकली होगी Q, एंड अलोंग विद दिस एनर्जी एक और पार्टिकल निकलता है, उसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। इसकी हम बात बाद में करेंगे, लेकिन एक पार्टिकल निकलता है एंटी न्यूट्रिनो बीटा पार्टिकल एमिशन के टाइम। यहां तक तो तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा कि यार अल्फा पार्टिकल एमिशन तो ठीक है, समझ में आ रही है कि न्यूक्लियस के पास, एक जो न्यूक्लियस होता है उसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल तो ठीक है, अब तक तो समझ में आ रहा था अल्फा पार्टिकल निकल सकते हैं। अब ये क्या हो गया यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के पास होता नहीं है। लेट्स से आई हैव अ न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे, तो इनमें से अल्फा पार्टिकल अगर बाहर निकल जाए, अल्फा पार्टिकल इज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल इज 2 4, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में से बाहर निकल रहा तो मेरे को समझ में आ रहा था। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकल गया? इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल नहीं सकता, राइट? क्योंकि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है। तो न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन बेसिकली बाहर नहीं निकलता। बीटा नेगेटिव एमिशन is basically the transformation of a neutron into a proton. Beta negative emission is fundamentally a transformation of a neutron into a proton with the help of a beta negative emission. एक बार अपनी इक्वेशन को कंप्लीट करके देखें। न्यूट्रॉन इज 0 charge and 1 mass. This should be equal to proton plus, यहां पे -1 इसने emit किया, तो यहां पे 0 है, this should be 1 minus 1 equal to 0 and proton should be equal to 1. तो बेसिकली एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वो एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल को रिलीज करता है साथ में, and this process is assisted with a lot of energy and an anti-neutrino particle, जिसकी हम अभी बात करेंगे. This is what a beta negative emission is. Beta positive emission देखें एक बार. Beta positive emission क्या हो सकती है? Let's say, let me just bifurcate this. तो ऊपर वाला is beta negative emission. अब मान लो तुम्हारे पास एक मटेरियल है XZA, इसमें से एक बीटा पॉजिटिव बाहर निकल गया। बीटा पॉजिटिव जब बाहर निकल गया तो उसके बाद जो मेरे पास न्यूक्लियाई बच गया, उसके बाद जो मेरे पास न्यूक्लियस बच गया, सो दिस एटॉमिक नंबर विल बी हाउ मच? दिस इज Z-1. मतलब कि नाइट्रोजन से कार्बन बनेगा, या फिर बड़े से छोटा बनेगा, सल्फर में से ऑक्सीजन बनेगा, या फिर सोडियम में से कुछ भी बनेगा, 10th वाला बनेगा। सो मतलब कि बड़े से छोटा बनेगा। दिस इज Z-1 और ऊपर यहां पे आ जाएगा A, राइट? अब उसमें देखो अब क्या हो रहा है, यहां पे क्या था? बीटा नेगेटिव एमिशन में नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन। बीटा पॉजिटिव एमिशन में यू विल हैव अ प्रोटॉन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ नाइट्रोजन। एक बार अपने सिंबल्स लिख के देखें। प्रोटॉन इज 1 पॉजिटिव and 1 mass. Nitrogen is 0 and 1 mass. तो जो मेरे पास जो चीज रिलीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं? बीटा पार्टिकल with a positive sign and 0 mass, which is also called a positron.
And this entire process is assisted with a lot of energy and an antineutrino. This is what beta positive emission is. And this reaction of beta positive emission sometimes is also called electron capture. इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये तुम्हें अभी शायद ना फील हो रहा हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैप्चर कभी कभी न्यूक्लियस क्या करते हैं, हमने पढ़ रखा है बचपन से कि न्यूक्लियस में क्या होता है, वी हैव प्रोटॉन्स एंड वी हैव न्यूट्रॉन्स, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. कभी कभी जब प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना होता है तो कई बार न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है. यू सी दिस इज अ पॉजिट्रॉन to the right hand side of the equation. If I have to take it to the left hand side of the equation, ये जब left में आएगा positron, so can I say this is a positron plus a negative beta particle? ये जो positive beta है, अगर इसको मेरे को left पे लेके आना है तो -1 के साथ में लेके आऊंगा ना. This is what algebra is, you know. If in algebra I say y is equal to 2 plus x, this also means y minus 2 is equal to x. So we have a proton gives neutron plus a positron, which also means a proton plus an electron should give me neutron. हम अपना mathematics लगा के देख लेते हैं. Proton has 1 charge, electron has -1 charge, neutron के पास हो गया 0, atomic number satisfy हो रहा है. मास में देखें, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है, मतलब कि ये इक्वेशन भी सही होल्ड कर रही है मेरे पास. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके एक न्यूट्रॉन बना सकते हैं, और ये एक्चुअल में होता कहाँ है, बहुत बड़े जो मेरे पास एटम्स होते हैं. लेट्स से यूरेनियम, सो वी हैव यूरेनियम 92 फॉर एग्जांपल. सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम. ये बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, इसके अंदर 238 न्यूक्लियॉन्स हैं. Too many nucleons. अब इसमें मान लो तुम्हें जरूरत पड़गी, वैसे ये एक्चुअल एग्जांपल है नहीं इलेक्ट्रॉन कैप्चर की, लेकिन मान लो तुम्हें जरूरत पड़गी कि इसके अंदर प्रोटॉन्स थोड़े से ज्यादा होंगे. प्रोटॉन्स थोड़े से ज्यादा होंगे मतलब कि मेरी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है दैट विल बी लेस देन द डिजायर्ड. तो जो मेरी स्टेबिलिटी बेल्ट थी, दिस इज माय स्टेबिलिटी बेल्ट, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. So my stability belt was something like this. इसका मतलब ये जो एटम है इसमें प्रोटॉन्स थोड़े से ज्यादा हैं, मतलब this atom is somewhere down below the stability belt. ठीक है, I hope तुमने लेक्चर पहले के रिवाइज कर लिए, right? Because I am just bringing all those things into this class. Yeah, I hope you're getting all this. प्रोटॉन्स थोड़े से ज्यादा हैं, इस एटम में प्रोटॉन्स ज्यादा है, मतलब कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब कि दिस एटम विल बी बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट. अब इसको अपनी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज करनी है ताकि ये स्टेबिलिटी बेल्ट के पास चला जाए. तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, इसको स्टेबिलिटी बेल्ट के पास ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपने अंदर के प्रोटॉन्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूट्रॉन्स में. इसको अपने अंदर के प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. प्लीज गिव मी अ थम्स अप. समझ में आ रहा है? ओके गुड. मतलब इसको अपने अंदर के प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करने का एक तरीका जो है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर. नाउ व्हाट इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज, हमें पता है, हमने एटम्स चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो पहला शेल होता है, पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो दूसरा शेल होता है वो बहुत ज्यादा पीछे होता है और उसकी एनर्जी होती है नेगेटिव हाउ मच, एनीवन? 3.4. -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड द थर्ड शेल, अब थर्ड शेल का सेकंड शेल से ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, थर्ड शेल यहाँ पे पास में ही होता है, इसकी एनर्जी होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर फोर्थ शेल तो बिल्कुल थर्ड के पास में ही होता है,
This is negative 0.8. फिर फिफ्थ शेल इज वेरी क्लोज, सिक्स्थ इज वेरी क्लोज. लेकिन तुम पहला शेल देख रहे हो, पहला शेल न्यूक्लियस के काफी पास में है, और पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम है. पहले शेल की एनर्जी इज नेगेटिव 13.6, दूसरे शेल की एनर्जी इज नेगेटिव 3.4, तीसरे शेल की एनर्जी इज नेगेटिव 1.5. इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस टू द स्केल, अगर मेरे को तुम्हें दिखाना है कि कौन से शेल में कितनी एनर्जी है, तो मान लो दिस इज जीरो एनर्जी, लेट्स से दिस इज जीरो एनर्जी, और इसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी, नीचे हम नेगेटिव बनाएंगे. तो पहले शेल की एनर्जी इज नेगेटिव 13.6. लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हूं मैं ओके, थोड़ा सा छोटा लेना पड़ेगा इसको. लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5. मैं इसको टू द स्केल बनाने की कोशिश कर रहा हूं. 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 13.6 यहां पे है मेरे पास. This is the energy of the first shell down below. This is negative 13.6 electron volt. Second shell की एनर्जी देखें, negative 3.4 electron volt. 1 2 3 4. ये दूसरे शेल की एनर्जी. डिफरेंस बहुत ज्यादा ना. पहला शेल की एनर्जी बहुत कम है, दूसरे शेल की एनर्जी बहुत ज्यादा है. तीसरे शेल की एनर्जी देखते हैं, -1.5. राइट है. इन दोनों की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पहले शेल की और सेकंड शेल में. लेकिन सेकंड और थर्ड में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है. दिस इज नेगेटिव 1.5 थर्ड शेल. फोर्थ शेल इज नेगेटिव 8, नेगेटिव 0.8, which is right here. This is fourth shell. Fifth shell यहीं पे आ जाएगा, सिक्स्थ शेल यहीं पे आ जाएगा, सेवंथ शेल. इन सब में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है. लेकिन इफ यू लुक एट दिस फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम होगी. और जब किसी चीज के पास एनर्जी कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं. Yep. This is how all these acquisitions are done, you know. This is how all this capturing was done in the olden days. अब इसकी एनर्जी बहुत कम है, नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये न्यूक्लियस के अंदर का एक प्रोटॉन क्या करता है, इसके अंदर का एक प्रोटॉन क्या करता है, यहां से बाहर निकल के इस इलेक्ट्रॉन को खींच के न्यूक्लियस के अंदर ले आता है. वैसे भी तो इतने सारे प्रोटॉन्स हैं, उसको इलेक्ट्रॉन्स अच्छा लगता है सारे प्रोटॉन्स को. लेकिन उनका मोटिव ये नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को अंदर रखेंगे, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव साथ साथ में रहेंगे, हम अंदर अपना खुद का एक एटम बनाएंगे. इनको अपना एटम नहीं बनाना, इनको न्यूट्रॉन बनाना है. तो एक प्रोटॉन बाहर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को खींच के अंदर ले आता है. प्रोटॉन बाहर जाके इलेक्ट्रॉन को खींच के अंदर ले आता है. और होता क्या है, अ प्रोटॉन विच इज 1 1 plus an electron which is negative 1 0 makes a neutron which is 0 1, and this process is called electron capture. In other words, this is another form of beta positive, that is a positron emission. Another way of positron emission is an electron capture. ठीक है जी. So this was basically the fundamentals, the structure of how radioactivity works. और अब हम करेंगे radioactivity के कुछ numericals. So those of you जो लोग notes बनाते हो, you can take a minute, इसको लिख लो पूरे को. फिर हम numericals करेंगे radioactivity के अच्छे numericals. So if you wish, you can take a minute and note this down. Then we're going to start with the numericals of it. ओके, इसको अपने शब्दों में लिख लो तो बेटर होगा. So मुझे कुछ लोगों ने बताया that some of you are like rewatching the videos and making the notes. Like you don't make notes while the class is going on. So you watch the video after the class and then you make notes, which is
Brilliant, you know, this is how you should be doing it. ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, which is the law of radioactivity. द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और इसमें से तुम्हें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सारे जो तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लेकिन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, तुम लोग को पता होगा, राइट? सो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में एक चीज होती है log, एक तो होता है ln, so ln of x, so one thing is log. I hope तुमको इनमें डिफरेंस पता होगा, especially those of you who have biology and the other subjects. तो you must know this कि ln जो होता है उसमें base is e and log में the base is 2. Please correct me if I'm wrong. सही बोला ना मैंने? ln में base is e and log में base is 2. Basically log का मतलब क्या होता है? If I say log of let's say 125 to the base 5, so this should give me 3. तो log का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं मेरे को इसका log लेना है, x is equal to this, so this means 5 raised to the power x is equal to 125. तो यहां से मेरे पास x आ जाएगा 3. ऐसे लेते हैं हम log. तो अगर मैं बोलूं सम नंबर n is equal to ln of x, तो इसका मतलब क्या हुआ कि e raised to the power n is equal to x. And if I say some number m is equal to log of x to the base 2, इसका मतलब 2 raised to the power this number m is equal to x इस केस में. This is what log is. और अगर मेरे को log का डिफरेंशिएशन करना पड़ गया, let's say I ask you differentiation of ln of x. So differentiation of ln of x should be equal to 1 by x. I hope all this is okay for everyone. So differentiation of ln of x is equal to 1 by x. And the converse of this, अगर हम इसको इंटीग्रेट करके देखें, so integration of 1 by x is equal to ln of x. Integration of 1 by x is equal to ln of x. This is something that we will be using in this, especially the medical students, जो लोग भी medical ले रखे हैं, Gurnoor and everybody. So you have to remember integration of 1 by x is equal to ln of x, because ये maths में पढ़ाया जाता है. And log की कुछ और properties मेरे को पता होनी चाहिए. For example, ln of x minus ln y. This should be equal to ln of x by y. ये भी property होती है log की. ये भी हमको पता होनी चाहिए. Right? So this is something that we will be using. तो अब हम start करते हैं अपना आज का topic अगला, जिसको हम बोलते हैं law of radioactive decay. So this is law of radioactive decay. अब तक हमने इस चैप्टर में बात कर ली है एमिशन की. हमने बात की कि अल्फा पार्टिकल एमिशन हो सकती है, बीटा पार्टिकल एमिशन हो सकती है, गामा रेज एमिशन हो सकती है. हमने अलग अलग तरह के एमिशंस की बात कर ली, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि एमिशन किस रेट पे होगी. लाइक मान लो हमने बता दिया कि भाई अल्फा पार्टिकल निकल जाता है इसके न्यूक्लियस में से. अब मैं तुमको एटम्स दे दूं, मैंने तुमको न्यूक्लिया दे दिए 10,000 यूरेनियम मैंने न्यूक्लिया दे दिए, और मैंने तुमसे पूछ लिया बताओ 5 दिन बाद कितने एटम्स बच जाएंगे, या फिर कितने थोरियम बन जाएंगे, या फिर मैंने तुमको कार्बन दे दिया उसमें से बीटा एमिशन होगा, तुमने बोल दिया. तो मैंने तुमसे पूछा अगर कि 5 दिन बाद तुम मेरे को कितने नाइट्रोजन दे सकते हो. ये सारी चीजों की हमने बातें नहीं की अभी. सो इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके. और लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके पढ़ने के लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं. पहले नोटेशंस. सबसे पहले तो मान लो मैंने तुमको एक सैंपल दे दिया. सो उस सैंपल में यू हैव सम न्यूक्लियाई. तो बिगिनिंग में जो तुम्हारे पास न्यूक्लियाई होंगे
उसको हम बोलेंगे n नॉट. So n naught is the number of nuclei in the beginning. मैंने तुमको एक सैंपल दिया, तो शुरू में जो तुम्हारे पास न्यूक्लियाई थे उसको हम बोलते हैं n नॉट. फिर उसके बाद मैंने तुमसे पूछ लिया t टाइम के बाद कितने न्यूक्लियाई बच गए, तो उसको हम बोलेंगे n. t टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर t टाइम. अब ये जो टाइम है ये सेकंड्स में हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, किसी भी तरह में हो सकता है. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर t टाइम इज n. नाउ जस्ट रिमेंबर ऑल दिस. ये मैथमेटिकल फॉर्मूले जो हमने लिखे हैं इसको हम यूज करेंगे अभी. एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ डिके, the rate of decay is directly proportional to the number of nuclei in the sample. The rate of decay means the number of nuclei getting spontaneously disintegrated per unit time. This is what we call as the rate of decay. मान लो मैं तुमको पूछूं कि velocity क्या होती है, तुम बोलोगे velocity is the rate of change of position. Yes, velocity is the rate of change of position. अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ rate of radioactive decay. Rate of radioactive decay means the number of nuclei getting disintegrated per unit time. इसको हम बोलते हैं rate of radioactive decay. So we'll say rate of radioactive decay is proportional to the number of nuclei in the sample. और ये मेरे को पता भी चल रहा है सीधा सीधा. मान लो मैंने तुमको एक सैंपल दे दिया, उसमें 10,000 न्यूक्लियाई, 10,000, तो तुम बोलोगे एक पर्टिकुलर रेट से वो न्यूक्लियाई डिके होंगे. लेकिन अगर मेरे सैंपल में मैंने तुमको 20,000 न्यूक्लियाई दिए होते तो जो रेट ऑफ डिके होता वो डबल होता. अगर मैंने तुमको 10,000 न्यूक्लियाई दिए होते तो उस प्रोपोर्शनल में मेरा रेट ऑफ डिके भी चेंज होता. लेट्स से आई गिव यू 100 न्यूक्लियाई और 100 में से एक सेकंड में डिसइंटीग्रेट होने वाले न्यूक्लियाई हैं 2 और 98 एज इट इज रह गए. तो हम बोलेंगे रेट ऑफ डिके इज 2 न्यूक्लियाई पर सेकंड. लेकिन ये 2 न्यूक्लियाई पर सेकंड कब है, जब 100 दिए मैंने तुमको. अगर मैंने तुमको 200 दिए होते तो फिर क्या होना था, इसमें से 4 डिसइंटीग्रेट हो जाते, 196 एज इट इज रह जाते. तो हम क्या बोलते हैं, यहां पे रेट ऑफ डिके इज 4 न्यूक्लियाई पर सेकंड. लेकिन यहां पे 4 क्यों हो गया, क्योंकि मैंने तुमको 200 दिए थे. दैट मींस माय रेट ऑफ डिके इज वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर 100 है तो रेट इज 2. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर 200 है तो रेट इज 4. Yep, basically rate of disintegration is the number of nuclei disintegrating per unit time. इसको हम ये भी लिख सकते हैं, number of nuclei disintegrating per unit time is directly proportional to the number of nuclei. ठीक है, सही लगा? Please give me a thumbs up. समझ में आ रहा है ना? Okay, perfect. Now एक चीज बताओ, कोई भी मैंने तुमको अगर सैंपल दे दिया, उसमें अगर 100 न्यूक्लियाई हैं, कुछ डिसइंटीग्रेशन हो गया, मान लो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज 5 न्यूक्लियाई पर सेकंड, तो रेट इज 5 न्यूक्लियाई पर सेकंड. सो चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज फ्रॉम 100 टू 95. 100 टू 95. तो अगर मेरे को डीएन लिखना है, व्हाट इज द चेंज इन नंबर, will I write final minus initial which is equal to -5? कितने बच गए, -5 चेंज हो गया ना. मान लो तुम्हारे मार्क्स आए फिजिक्स में 70, लेकिन तुमने बाद में पेपर चेक कराया और वो बन गए 72. तो मैंने तुमसे पूछा कि कितना चेंज हो गया, तो तुम मेरे को बोलोगे +2 हो गया. इसको बेस रख के तुम बोलोगे कि 2 नंबर बढ़ गए. लेकिन अगर तुम्हारे 70 से 65 हो गए होते तो मैं तुमको पूछता कि कितने नंबर, कितना चेंज आया, व्हाट इज अ चेंज, तो तुम मेरे को बोलोगे -5 हो गए. इसको हमने बेस रख लिया
और बोल दिया कि -5 हो गए। तो पहले अगर नंबर 100 था, बाद में ये जो भी नंबर आएगा आएगा तो नेगेटिव में। मान लो तुम्हारे शुरू में नंबर आ गए 100, और मेरे को पता ही है कि जब पेपर तुम्हारा दोबारा चेक होगा तुम्हारे नंबर कम होंगे। तुम्हारे नंबर या तो 99 हो जाएंगे, 98 हो जाएंगे, बट द नंबर वुड बी लेस देन 100। जैसे कि डिसइंटीग्रेशन में हो रहा है। मान लो मैंने तुमको 10,000 न्यूक्लिया दे दिए, मैं 1 घंटे के बाद में आया तुमसे पूछने की भाई कितने न्यूक्लिया बच गए, तो कभी भी ये नंबर 10,000 से ज्यादा तो होगा नहीं, हमेशा दिस नंबर विल बी लेस देन 10,000। तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। सो रेट ऑफ disintegration will always be negative, and that is why negative. All good? Please give me a thumbs up. Yep. So negative dn by dt is directly proportional to n. अब क्योंकि हमको इक्वालिटी का सिंबल चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव dn by dt is equal to lambda times n. The rate of disintegration of nuclei is equal to lambda times n, where n is the number of nuclei which are present at this point in time, and lambda is the radioactive constant. और ये रेडियो एक्टिव कांस्टेंट डिपेंड करता है कि तुम्हारा मटेरियल कौन सा है। इसको कभी कभी हम बोलते थे, रेडियो एक्टिव कांस्टेंट को हम बोलते हैं डिस integration constant. This is also called disintegration constant, and it entirely depends upon what my material is. यूरेनियम का अलग होगा, थोरियम का अलग होगा, सब मटेरियल का अलग अलग होगा ये। So negative dn by dt is equal to lambda times n. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। So this should basically give me negative dn by n is equal to lambda times dt, where lambda is a constant. lambda की बात करनी बहुत आसान है, lambda is a constant, बाकी सारी चीजें यहाँ पे वेरिएबल हैं। तो let's say this negative also, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ। So dn by n मतलब कि rate of change upon the original number is equal to lambda times dt. अब इसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि मेरे को पता करना है कि t टाइम के बाद कितने रह जाएंगे। मेरे को अभी तक मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, that when t is equal to 0 number of nuclei is n naught. मुझे पता करना है after t time what is the number left. तो मान लेते हैं कि after t time the number of nuclei left are n. तो t0 पे number of nuclei is n naught, after t time it is n. तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम एक बार, integration of this to integration of this. This is dt, 0 से लेके t टाइम तक न्यूक्लियाई कहां से लेके कहां तक चेंज हो गए। पहले n नॉट थे मेरे पास न्यूक्लियाई, बाद में न्यूक्लियाई बन गए मेरे पास n. So from 0 to t seconds the nuclei changed from n naught to n. Integration of dn by n, हमने अभी अभी देखा, integration of dn by n is ln of n, where your limits are from n naught to n. And negative is constant, lambda is constant, and dt को जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये जाएगा t, और लिमिट्स तुम पुट करोगे 0 to t, and this should give me negative lambda t. This means log of n, and limits are n to n naught. So this should give me ln of n minus ln of n naught is equal to negative lambda t. अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, log of n minus log of n naught should give me log of n upon n naught. Okay, all the medical students, I know you're struggling with this, but don't worry.
So log of n upon n naught is equal to negative lambda t. और अगर मेरे को इस log को हटाना है, I can say n divided by n naught is equal to e raised to the power negative lambda t. Or I can say the number of nuclei left after t time is equal to n is equal to n naught into e times negative lambda t. This is the number of nuclei left after t time. मतलब अगर मैं तुमको शुरू में एक सैंपल दे दूं, यूरेनियम मैंने तुमको दे दिया, यूरेनियम का मैंने शुरू में तुमको बोला कि ये लो जी 10,000 न्यूक्लियाई, बताओ 1 घंटे बाद कितने बचेंगे? तो तुम मेरे को पूछोगे कि अच्छा यूरेनियम दे रहे हो, इसका थोड़ा सा लैम्डा बता दो, रेडियो एक्टिव कांस्टेंट क्या होता है इसका, मतलब फ्रीक्वेंसी वाली इसकी यूनिट्स होंगी 1 अपॉन टाइम वाली। तो मैं तुमको बोलूंगा अच्छा यूरेनियम का लैम्डा, यूरेनियम का कांस्टेंट इज दिस, तो तुम यहाँ पे अपने फॉर्मूला में पुट कर दोगे एन नॉट, शुरू में 10,000, टाइम मैंने तुमको दे रखा है 5 घंटे, लैम्डा ऑल्सो मैंने तुमको दे दिया, तो तुम बता दोगे कि कितने टाइम में कितने तुम्हारे पास न्यूक्लियाई बच गए विद दिस फॉर्मूला। दिस इज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। और हमने शुरू में देखा, ये तो हमने एन का फॉर्मूला लगा लिया कि शुरू में एन नॉट है, बाद में एन बच गया मेरे पास, and I know the rate of nuclei, the rate of disintegration is directly proportional to the number of nuclei. तो मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि rate of disintegration at any time t is equal to the rate of disintegration in the beginning into e raised to the power minus lambda t. मतलब जहां जहां पे नंबर था उस नंबर को मैंने रेट से चेंज कर दिया, क्योंकि मेरे को पता था रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू रेट इन द बिगिनिंग मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी। और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम एक्टिविटी भी बोल देते हैं। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम बोल देते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और फॉर्मूला मेरा सेम ही है, राइट? एंड दिस लॉ of radioactive decay was given by two guys. So this is Rutherford, and there was another guy called Sobey. Yeah, such a sadistic name, Sobey. So Rutherford and Sobey ने हमको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला दिया, और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले you have some time, maybe you have a minute, please note this down. Just take a minute, इसको लिख लो पूरे को, and then we're going to start with the questions of this. There is shadow. All right, ready? And the very first question is on your screens. Please take a few minutes. 5 minutes. So a particular radioactive sample has 100 nuclei in the beginning. 100 nuclei in the beginning मतलब कि n naught, हमको n naught दे रखा है, n naught is equal to 100. 1 घंटे में 90 बच गया मेरे पास, तो बताओ 2 घंटों के बाद कितने बचे? Not a big deal, simple formula तुमको लगाना है। चलो आज की क्लास में हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? So no matter how difficult the calculation is, चाहे इसमें log आ जाए, e आ जाए, कुछ भी आ जाए,
हम पूरी पूरी कैलकुलेशन करेंगे, हम एंड तक आंसर निकालेंगे इसका, नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स इट बिकम्स. Okay, just take a minute and try this. काम करो, 3 मिनट है. Sorry, 70. 70. Yeah, sir. Sorry, Latima, that's wrong answer. Okay, let me give you some options on this. Okay, so here we are. Okay, where am I? Where's my cursor? $80. Oh, 80 is the wrong answer. किसने बोला ये? Riddhima. No, Riddhima, it is wrong. Okay, let me give you options. So your options are 81, 83, 79, and 77. लॉग वगैरह अच्छे से देखना पड़ेगा तुमको रिद्धि, लॉग वगैरह से. Excuse me, sir. Yes, Ashish. Sir, E की वैल्यू 2.71 रखनी है. Yes, E की वैल्यू is approximately, E की वैल्यू कितनी होती है? 2.6, no, I guess 2.7. Yeah. Yes, sir. Yes, 2.7 is. अच्छा, E की वैल्यू ना 2.7 लेने से पहले मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ, मतलब कि ना इस चीज को याद रखो. अगर हमारे पास log of ln of 2 है, ln of 2 का मतलब दिस इज E, मतलब को हमको कौन सी वैल्यू चाहिए थी कि अगर e की पावर x इज इक्वल टू 2 होता तो ये वाला x चाहिए मुझे, एंड इसकी जो वैल्यू निकल के आती है ना 0.693. इसको तुम याद रखो, ये मैथमेटिक्स के लिए भी याद रखो, ये बहुत ज्यादा काम है. तो ln of 2 is equal to 0.693. Okay, चलो जी, let's try this. इसमें the only reason I don't see any answers is probably because calculation must be a little complex. चलो जी, let's try this. So, radioactive sample has 100 in the beginning, so n naught is equal to 100. 1 घंटे के बाद we have n is equal to 90. 2 घंटे के बाद मान लेते हैं n हमारे पास बच गया x. ये x हमको निकालना है, जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि सीधा सीधा दो इक्वेशंस बनेंगी, दोनों को हम प्रोबेबली डिवाइड करेंगे क्योंकि काफी सारी टर्म्स कट जाएंगी इसमें से. तो आई एम गेसिंग कि हम इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन मैं पक्का नहीं बोल सकता. तो एक बार हम शुरू करते हैं लिखना, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होगा. सो वी नो n is equal to n naught into e raised to the power minus lambda t. पहली वाली इक्वेशन लगाते हैं, 90 is equal to 100 into e raised to the power minus lambda. t को मैं छोड़ देता हूँ, t is 1 hour. यहां से मेरे पास आ जाएगा 90/100. एक बार मैं 90/100 को काट नहीं रहा हूं, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं एज इट इज 90/100, क्योंकि मेरे को फीलिंग आ रही है कि ये आगे जाके कुछ ना कुछ करके कट जाएगा. सो दिस इज e raised to the power minus lambda. लेट मी राइट दिस एज 1 raised to the 1 upon e raised to the power lambda. यहां से मेरे पास आ जाएगा e raised to the power lambda
is equal to 100 by 90। तो यहां से एक तरीका तो ये है कि मैं 2.7 लेके e की वैल्यू लैम्डा निकाल लूं, जो कि कशिश ने करने की कोशिश की, लेकिन कशिश मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। ये करने से पहले ना मैं सेकंड इक्वेशन बना के देखता हूँ, मेरे को फीलिंग आ रही है कि ये बिना कैलकुलेशन किए भी इसका आंसर निकलेगा। So let's try and make the second equation। 2 घंटे के बाद जो मेरे पास नंबर बच गया दैट इज x। तो क्या ये मैं लिख सकता हूँ x अपॉन 100 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, साथ में लिख देता हूं मैं 2। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 100 अपॉन x इज इक्वल टू, कितना बन गया, 100 बाय x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2 लैम्डा। सही है ना, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? Anyone? Yes, correct. So 100 by x is equal to 2 raised to the power, 100 by x is equal to e raised to the power 2 लैम्डा। एक काम करते हैं, e को हटा देते हैं, e ये बहुत खतरनाक लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, e raised to the power 2 lambda is equal to 100 by x। This means 2 lambda is equal to ln of 100 by x, no problem। और यहां पे मैं लिख देता हूं lambda is equal to ln of 100 by 90। ठीक है ना, सही है अभी तक? अब तुम देखो राइट हैंड वाली इक्वेशन में मेरे पास है 2 लैम्डा, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं इसमें है मेरे पास लैम्डा। तो दोनों को इक्वेट करने के लिए मैं 2 लैम्डा बना लेता हूं। सो व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पे मैं let me choose a different color like good teachers, eco-friendly। तो यहाँ पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। तो यहाँ पे भी मेरे को 2 ln लिखना पड़ेगा। नाउ ये देखो 2 लैम्डा और 2 लैम्डा, इसका मतलब ये वाली जो चीज है दिस इज इक्वल टू ये अंदर वाली चीज। अब तुम देखो लॉग को मल्टीप्लाई किया गया किसी नंबर के साथ, which also means this is equal to ln of 100 by 90 का होल स्क्वायर। जब ऐसे होल स्क्वायर होता है मेरे पास लॉग का, तो ये जो अंदर वाला एक्सपोनेंट होता है ये बाहर निकल जाता है। अब तुम देखो दोनों तरफ ln और ln है, इसका मतलब I can have 100 by 90 का होल स्क्वायर, which means 100 by 90 into 100 by 90 should be equal to 100 by x। अब काटना शुरू कर, 0 0 0 0 0 0 0 0 and my x comes out to be 8। मतलब कि 2 घंटे के बाद जो मेरे पास एटम्स बच जाएंगे, so I will be left with 81 atoms। All of you give me a thumbs if this was okay। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर होगा, ऐसा ही क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए तुमको दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है इसको, लेकिन एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है? अपना 1 मिनट लेके इसको अच्छे से देख लो। We'll just do one last question, this will be the last question for today। लेकिन उससे पहले ये कैलकुलेशन एक बार दोबारा से देख लो। So what's happening is यहाँ पे हमारे पास है 90 atoms out of 100। So 90 by 100 is equal to e raised to the power minus lambda into 1। So this gives me 90 by 100 is equal to 1 divided by e raised to the power lambda। So e raised to the power lambda comes out to be 100 by 90। So lambda comes out to be log of 100 by 90
इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 lambda comes out to be twice of log of 100 by 90, which is also equal to log of 100 by 90 का whole square. ये वाली टर्म बना ली हमने. This is 2 lambda. यहाँ पे आ गया 100 by x is equal to e raised to the power 2 lambda. इधर से 2 lambda comes out to be log of 100 by x. मतलब कि ये अंदर वाली जो टर्म है 100 upon 90 into 100 upon 90. This entire thing should be equal to 100 by x. और फिर जब हमने इसको इक्वेट करके देखा, my answer was coming out to be 81. Another 3 minutes. Please try this. Particular radioactive sample has 80% nuclei left in 5 cells. How many nuclei will be left in 15? सेम तरह का क्वेश्चन लग रहा है, तो बिल्कुल सेम इक्वेशन लगाएंगे हम 2 बार और आंसर जो आएगा उसके एंड में 0.2 0.2 या 0.8. Okay, please try this. एक काम करो, एक आसान तरीका पता है क्या है? शुरू में 100 मान लो. आई गेस तुम लोगों ने यही किया हो. शुरू में 100 मान लो. 80% लेफ्ट का मतलब क्या है कि 100 में से 80 बचे. ये बचे क्या I think the calculation is going to be complex. Yes, Riddhima. Any answer, Prisha? हो रहा है? Yes, sir, still trying. Okay. Okay, your time's up. Just take another 1 minute. $60 more seconds. Huh? देखो यहाँ पे टाइम है पहले 5 साल, फिर 15 साल. मतलब कि एक बार तुम्हारा बनेगा लैम्डा, एक बार बनेगा 3 लैम्डा, एक बार बनेगा 5 लैम्डा, दूसरी बार बनेगा 15 लैम्डा. उसको तुमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब अंदर जाके क्यूब हो जाएगा. So I got the answer. Okay, what's the answer, Prisha? Option B, 51.2. I'm getting. Yes, option B, 51.2 is the right answer. Very good, Prisha. Thank You know you. what the answer is? It's either A or B. Let's check.
ओके सो पहले वो 80% बच जाता, तो शुरू में मान लेते हैं हमारे पास n naught is equal to 100. So after 5 years we are left with 80. That means अपनी equation लगाते हैं, n is equal to n naught into e raised to the power negative lambda t. So we can say 80 by 100 is equal to 1 upon e raised to the power. Now lambda, I don't know, time is 5. So this should give me e raised to the power lambda 5 is equal to 100 by 80. अभी मैं इसको काट नहीं रहा, ठीक है, मैं इसको 10 by 80 लिख रहा और इसको मैं कुछ नहीं करना चाहता इसका, because I'm getting a feeling ये कटेगा. Now on the basis of my prior experience in the previous question, I know that I should write this equal to 5 lambda is equal to ln of 100 by 80. ये मेरे को पिछले क्वेश्चन से पता चला कि हमको ऐसा करना चाहिए. This is my equation number 1. Then my next, what is given to me is 15 years के बाद कितना बच जाएगा. Let's say after 15 years we are left with x. So I know x by 100 should be equal to e raised to the power minus 15 lambda, which should give me 100 by x is equal to e raised to the power 15 lambda, which should further give me 15 lambda is equal to ln of 100. Oops. Undo. 15 lambda is equal to ln of 100 by x. चलो जी, यहाँ पे हमारे पास 15 lambda, यहाँ पे है मेरे पास 5 lambda. Time to change the color. That's black. Dark tea. Okay, let's go with dark tea. Okay, तो हम आगे अपने नए रंग के साथ, यहाँ पे अब 15 lambda, यहाँ पे अब 5 lambda. So I must be multiplying this with 3. I also have to multiply this with 3, which also gives me ln of 100 by 80 whole. So 15 lambda is 100 by 80 whole cube, which is also equal to 100 by x. That means from equation 1 and 2, I know 100 by 80 multiplied by 100 by 80 multiplied by 100 by 80 is equal to 100 by x. 100, 100. 1, So 2. option B. 2. Yes, I think option B. 2. Okay, so this is 0, 0. So this is 8 times 8 times 8, which is equal to 64 times 8. 4 is 32, 3 comes here, and then we have 48 and 512. So x comes out to be 512 upon 10, which is equal to 51.2. So मेरे पास शुरू में थे 100. 100 say after 15 years, I'm left with 51.2. What is the percentage left? 51.2%. Boom, boom, boom. All right, girls, that was all from my side for this class. Agli class mein, jo ki kal hogi. So tomorrow is going to be our next class, and we'll be seeing what is half-life. Half-life हम देखेंगे क्या होता है. वैसे तो हमें पता ही होगा, हमने यहाँ पढ़ रखे ऑलरेडी छोटी क्लासेस में. Half-life is the amount of time in which a radioactive sample reduces to half the amount. लेकिन हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हाफ लाइफ के. तो कल की क्लास में हम जस्ट एक ही टॉपिक करेंगे, हाफ लाइफ. तो प्रोबेबली टुमारोज क्लास इज गोना बी लाइक 30 to 40 minutes. और probably we may do a lot of questions. हम 6-7 questions practice करेंगे, and let's see how long the class is, but it's going to be less than 1 hour. All right, so I'll see you tomorrow 7:30 p.m. and that was all from my side in this class. Do we have any questions, anyone?
Yep. If you have any questions, you can always inform me, WhatsApp me, text me, whatever. And हम मिलेंगे कल 7:30 बजे. All right. Please revise the chapter before you come for tomorrow's class, क्योंकि यही सारी जो चीजें हैं इनको हम कल की क्लास में यूज करने वाले हैं. ठीक है जी. Thank you very much for joining today. I'll see you tomorrow 7:30.